तो साल चल रहा था 2008। दुनिया भर के मार्वल कॉमिक्स के फैंस थिएटर में आयरन मैन मूवी देख रहे थे। फिल्म खत्म होने वाली थी। जहां टोनी स्टार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा है, उसके हाथ में है क्यू कार्ड्स, उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि प्रेस के सामने संभल के बात करनी है, और एक कवर अप स्टोरी भी है। और तभी टोनी स्टार्क कहता है, I am Iron Man. ये सुनते ही प्रेस एक्सप्लोड हो जाती है, सिवाय क्रिस्टीन एवरहार्ट के, जो कहीं ना कहीं इस बात को जानती थी। थिएटर में ऑडियंस पागल हो जाती है, ब्लैक सबैथ का म्यूजिक प्ले होता है और क्रेडिट्स रोल होना शुरू हो जाते हैं। ये पीक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था और उस टाइम हम ऑडियंस को भी ये एंडिंग बहुत कूल लगी थी। लेकिन आज अराउंड 16-17 साल बाद जब हम पलट के इस एंडिंग को देखते हैं तो समझ आता है कि ये बस कोई कूल एंडिंग नहीं थी, ये एक सिनेमैटिक सिंगुलैरिटी थी। एक ऐसा पॉइंट जहां स्टोरी टेलिंग के सारे पुराने रूल्स टूट गए और मॉडर्न ब्लॉकबस्टर सिनेमा का डीएनए तक बदल गया। आज हम बात करेंगे सिर्फ इस एक डायलॉग की, जो एक्चुअली एक इम्प्रोवाइजेशन था, और इस अकेले इम्प्रोवाइजेशन ने पूरे सुपर हीरो जॉनरा को रीडिफाइन कर दिया। आइए पहले समझते हैं कि 2008 से पहले सुपर हीरो मूवीज बनती कैसे थी। पहले सुपर हीरो मूवीज का मतलब ही होता था एक सीक्रेट आइडेंटिटी, जो कि सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं था, ये मूवी का सेंट्रल टेंशन हुआ करता था। सुपर हीरो स्टोरीज के मेन प्लॉट का एक हिस्सा यही रहता था कि सुपर हीरो की आइडेंटिटी सेफ है कि नहीं। स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी इसका बेस्ट एग्जांपल है। अपने पीटर पार्कर की पूरी लाइफ इसी के अराउंड थी। एमजे को कैसे बताया जाए, अगर विलन को पता चल गया तो क्या होगा, ये बर्डन ऑफ सीक्रेसी ही ड्रामा क्रिएट करता था। क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन बिगिंस में ब्रूस वेन कहता है, बैटमैन मस्ट बी अ सिंबल नॉट अ मैन। मतलब सुपर हीरो वाले काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखना इन सुपर हीरोज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और यही था असली फॉर्मूला। हीरो अपनी पावर छुपाता है, लव्ड वन से झूठ बोलता है, विलन्स हीरोज को बाहर बुलाने के लिए सिटी पर अटैक करता है, क्योंकि विलन हीरो के असली चेहरे को नहीं जानता, और अगर कभी आइडेंटिटी रिवील होती है तो वो क्लाइमैक्स होता है, एक इमोशनल ट्रैजिक मोमेंट। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये जो चीज थी वो 2008 से पहले कोई क्रिएटिव चॉइस का सवाल नहीं था, ये एक बिजनेस नाइटमेयर भी था। फिल्म मेकर्स के लिए स्टोरी में सुपर हीरो की सीक्रेट आइडेंटिटी एक सेफ्टी नेट की तरह होता था, जहां जब तक स्टोरी में सुपर हीरो के चेहरे पर मास्क रहेगा, बिजनेस उतना लंबा चलता रहेगा। सुपर हीरो से जुड़े टॉयज बेचने में आसानी होगी, ब्रांडिंग करना बिल्कुल सिंपल होगा। आप बैटमैन का मास्क बेचो, स्पाइडरमैन का सूट बेचो, सुपरमैन का लोगो बेचो। हीरो का फेस इस पूरे बिजनेस में सेकेंडरी होता था, लेकिन सिंबल प्राइमरी होता था। इसलिए बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स एवरग्रीन मास्क पर डिपेंडेंट थे। मास्क उतरेगा तो कैरेक्टर एज करेगा, पब्लिक इमेज बनेगी, राइटर्स को हर सीक्वल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मीडिया, गवर्नमेंट, विलन्स इस हीरो को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आइडेंटिटी रिवील मतलब सिर्फ ड्रामा नहीं, कम्प्लेक्स कंटिन्यूटी। और आप जानते हो हॉलीवुड किससे डरता है? हॉलीवुड कम्प्लेक्सिटी से डरता है, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी आपके हाथ से कंट्रोल छीन लेती है। इसके ऊपर एक और डर था, अगर हीरो पब्लिक हो गया तो नेक्स्ट मूवी का सेंट्रल हुक क्या होगा, क्योंकि यहाँ ये वाला टेंशन तो गया कि सुपर हीरो की सीक्रेट सेफ है कि नहीं। स्टूडियोज को भी लगता था कि अगर सुपर हीरोज की सीक्रेट आइडेंटिटी सामने आ गई तो ऑडियंस को वो मजा नहीं आएगा जो पहले मजा आ रहा था। इसीलिए आइडेंटिटी रिवील को हमेशा एंड गेम के लिए रखा जाता था, यानी कि फाइनल मूवी के लिए, जहाँ कैरेक्टर रिटायर करेगा और उसको एक ट्रैजिक पे ऑफ दिया जाएगा। पर मार्वल के केस में ट्विस्ट ये था कि उनके पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं था। एक्समैन फॉक्स के पास था, स्पाइडरमैन सोनी के पास था, मार्वल स्टूडियोज लिटरली अपने बी लिस्ट कैरेक्टर्स के साथ गैम्बल कर रहा था। तो जब आप सर्वाइवल मोड में होते हो तब आप फॉर्मूला फॉलो नहीं करते, तब आप रिस्क लेते हो, और यहीं से एक डेस्परेशन इनोवेशन में बदल गई। तो कह सकते हैं कि टोनी स्टार्क का रिवील एक सेफ कॉर्पोरेट डिसीजन नहीं था, ये एक ऑल इन मूव था। जबकि बाकी सब सुपर हीरोज मूवी के लास्ट तक अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखते हैं, और ऑडियंस खुद नेचुरली एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा। ऑडियंस इस चीज के लिए ट्रेन हो चुकी थी कि फिल्म के क्लाइमैक्स में हमारा हीरो सेफ होगा, किसी को उसकी आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, वो अकेले सिटी को ऊपर से देख रहा होगा, एंड दैट्स इट, और वही मूवी खत्म हो जाएगी। तो जब टोनी स्टार्क पोडियम पर खड़ा होता है और क्यू कार्ड्स देखता है तो थिएटर में ऑडियंस भी एक्सेप्ट कर रही थी कि अब वही क्लासिक फॉर्मूला रिपीट होगा। टोनी स्टार्क की बॉडीगार्ड वाली स्टोरी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और नेक्स्ट मूवी में सीक्रेट आइडेंटिटी का ड्रामा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि स्टेक्स के लिए सीक्रेट आइडेंटिटी जरूरी होती है। अब हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी इस लाइन को
इम्प्रोवाइज किया था। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई सिंपल इम्प्रोवाइजेशन नहीं था, ये कैरेक्टर लॉजिक भी था। तो आइए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि टोनी स्टार्क कौन है। आप इसका आंसर जानते हो, आप सीधे सीधे कहोगे कि वो एक जीनियस, बिलियनियर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट है। पर इसके साथ साथ आप ये भी ऐड करोगे कि वो एक नार्सिसिस्ट भी है। वो कैमरास के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसकी ईगो इतनी बड़ी है कि उसने अपने चेस्ट में ग्लोइंग आर्क रिएक्टर लगा रखा है और वो उसे छुपाता तक नहीं है। अब एक पल के लिए ऐसे आदमी से एक्सपेक्ट करके देखो कि वो किसी फिक्शनल बॉडीगार्ड को अपने हीरोइज्म का क्रेडिट दे देगा। मतलब उसके खुद का इन्वेंशन, उसकी खुद की हीरोइज्म, इसके लिए वो खुद वाहवाही लेने के बजाय किसी और को हीरो बनने देगा। ये साइकोलॉजिकली इम्पॉसिबल था। आयरन मैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उस टेक के बाद बोला भी था कि जब उन्होंने क्यू कार्ड्स रीड किए तो उन्हें लगा कि टोनी के लिए ये डिसऑनेस्ट होगा। तो उसी पल उन्होंने फैसला किया इम्प्रोवाइज करने का और उन्होंने कहा आई एम आयरन मैन। और केविन फाइगी जो उस वक्त नए नए प्रोड्यूसर थे, मार्वल उस समय डिज्नी का भी पार्ट नहीं था, पैसे तक रिस्की लोन से आए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस डायलॉग को फिल्म में रखा जाएगा क्योंकि उनका एक प्रोडक्शन मंत्र था, वो है प्लॉजिबिलिटी। मतलब कि लोगों को फील करवाना कि इस चीज के होने के लॉजिक ज्यादा हैं। 2008 में कैमरा फोन्स है, 24 आवर्स न्यूज साइकिल है और सोशल मीडिया भी आया ही है नया नया। अब सोच लो कि दुनिया का सबसे फेमस टेक बिलियनियर एक हाई फ्लाइंग सूट बनाता है, पब्लिकली बैटल करता है और इस सब के अंत में उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी सेफ रहेगी। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो उस टाइम मूवी के डायरेक्टर जॉन फेवरो और प्रोड्यूसर केविन फाइगी ने सोचा कि कैरेक्टर के लिए जो सच लगे वो करते हैं। आज तक सुपर हीरो जॉनरा में जो चलता आ रहा है उस प्रथा को तोड़ते हैं। तो इस अकेले डिसीजन ने किया क्या? सबसे पहली चीज, सीक्रेट आइडेंटिटी का पूरा सब प्लॉट ही खत्म हो गया। मतलब अगली मूवी में पेपर पॉट्स ये ड्रामा नहीं करेगी कि अरे टोनी तुम कहाँ गायब हो गए थे, बल्कि पेपर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है। वो सीईओ बन सकती है, लॉजिस्टिक्स हैंडल कर सकती है। रोमांस का बेस ट्रस्ट पर है, डिसेप्शन पर नहीं। दूसरा, कन्फ्लिक्ट का नेचर बदल गया। पहले सवाल था कि क्या सुपर हीरो की आइडेंटिटी सेफ रहेगी, अब सवाल है कि हीरो अपने पावर की कंसिक्वेंसेस को हैंडल कैसे करेगा। आयरन मैन 2 में टोनी सेनेट के सामने खड़ा होता है जहां गवर्नमेंट कहती है कि अपना आर्मर हमें दो, जिसपे टोनी ओपनली कहता है कि मैंने सक्सेसफुली वर्ल्ड पीस को प्राइवेटाइज कर दिया है, मैं आपको बचाऊंगा न्यूक्लियर अटैक से। अब ये चीज तभी पॉसिबल है जब आयरन मैन कोई अनजान आदमी नहीं है, बल्कि वो एक पब्लिक फिगर है। इन सब के ऊपर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का असली कन्फ्लिक्ट यानी कि सिविल वॉर, जिसकी वजह से एवेंजर्स अल्टीमेटली डिवाइड हो गए थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली थैनोस जीत गया था। आप ये भी कह सकते हो कि इस कन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हमें आज तक देखने को मिल रहे हैं एमसीयू में। अब आप सोच कर देखो कि वो सिविल वॉर इस पब्लिक आइडेंटिटी वाले ड्रामे के बिना हो सकता था। तीसरा, विलन का अप्रोच रियलिस्टिक हो गया। आइवन वैंग को टोनी पर डायरेक्टली अटैक करता है, किलियन हेलीकॉप्टर्स भेजता है टोनी के मैलिबू मैंशन पर, क्योंकि जब आइडेंटिटी पब्लिक है तो एड्रेस भी पब्लिक है। आइडेंटिटी छुपाने का कोई नाटक नहीं है। वैसे आयरन मैन 3 में थोड़ी बेवकूफी टोनी ने भी करी थी अपना एड्रेस बताकर, लेकिन फिर भी स्टार्क टावर तो पूरे न्यूयॉर्क से दिखता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर इतने सालों से सुपर हीरो फिल्म्स में सीक्रेट आइडेंटिटी वर्क कर रही थी तो 2008 में अचानक क्यों इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया? क्योंकि 2008 का कल्चरल मोमेंट यूनिक था। ये पोस्ट 9/11 अमेरिका था। इतने साल वॉर ऑन टेरर चल रहा था। सीक्रेसी, कोवर्ट ऑपरेशंस, हिडन एजेंडाज, इनसे लोग थक गए थे। ट्रस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर कम हो रहा था और डिमांड बढ़ रही थी ट्रांसपेरेंसी की। तो ऐसे में टोनी स्टार्क का आई एम आयरन मैन बोलना ये एक कल्चरल एक्सप्रेशन था। ये एक विजिबल पावर थी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रही थी। आप यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखो, पहले फेसलेस ड्रोन्स होते थे, सीक्रेट मिशंस होते थे और उनके कवर अप्स होते थे। अब एक आदमी कैमरे के सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि हाँ भाई, कल रात को जो लोहे के सूट में लड़ रहा था वो मैं ही हूँ। ऑडियंस ने इसे देखा ऑथेंटिसिटी की तरह, सच्चाई की तरह। मतलब मार्वल ने उन्हें बिल्कुल सही टाइम पर वो हीरो दिया जो स्पिन नहीं करता, स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता, बल्कि वो ऑनेस्ट है। और इसका प्रूफ दिया बॉक्स ऑफिस ने। आयरन मैन का मल्टीप्लायर मतलब ओपनिंग वीकेंड के बाद कितने बार लोग थिएटर गए, 3.23 टाइम्स था। मतलब मूवी का वर्ड ऑफ माउथ फिनोमिनल था और इस फिल्म की जमकर तारीफ भी हो रही थी। लोग इसे बॉल्जी और रिफ्रेशिंग कह रहे थे। तो हाँ, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। अब देखते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म रिपल इफेक्ट क्या था। पहला, इससे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पॉसिबल हो पाया। पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी आते हैं जो कि टोनी स्टार्क से कहते हैं कि मैं एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने आया हूँ। ये सीन तभी लॉजिकल है जब निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से बात कर रहा हो, किसी बॉडीगार्ड से नहीं। पब्लिक आइडेंटिटी ने इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स का फाउंडेशन रखा। दूसरा,
कास्टिंग फिलॉसफी बदल गई। अगर हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पर्सोना की बात करें तो वो करिज्मेटिक हैं, फ्लॉड हैं, एक रिकवरिंग एडिक्ट हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुल के बात करते हैं। वो परफेक्टली मर्ज हो रहे थे टोनी स्टार्क की पर्सनैलिटी के साथ। क्रिस्टोफर नोलन तक ने भी इस कास्टिंग की तारीफ में कहा कि ये मूवी हिस्ट्री का आज तक का सबसे कंसिक्वेंशियल कास्टिंग डिसीजन है। इसके बाद मार्वल ने एक्टर्स को पर्सनैलिटी के लिए कास्ट किया। क्रिस प्रैट, पॉल रड, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, चैडविक बोसमैन, ये सब ट्रेडिशनल एक्शन हीरोज नहीं थे, पर उनका खुद का चार्म उन्हें उनके रोल के लिए परफेक्ट बनाता था। तो आई एम आयरन मैन ये सिर्फ एक पंचलाइन नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक मोमेंट जहां हॉलीवुड ने डिसाइड किया कि पुराने रूल्स अब काम नहीं करेंगे, जहां ऑडियंस ने डिसाइड किया कि उन्हें परफेक्ट मास्क नहीं, इम्परफेक्ट ह्यूमंस चाहिए, जहां सुपर हीरो जॉनरा ने अपनी माइथोलॉजी को मॉडर्न रियलिटी से मैच करने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात, ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक इम्प्रोवाइज्ड लाइन के साथ। एक एक्टर ने सेट पे सोचा कि उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं बोलेगा, प्रोड्यूसर ने उसके डिसीजन पर ट्रस्ट किया और एक सीन ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर बदल दिया। आज जब भी कोई सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, जब भी कोई हीरो अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करता है, जब भी ब्लॉकबस्टर प्लॉसिबिलिटी को फॉर्मूला से ऊपर रखता है, वो सब उस एक मोमेंट की लेगेसी है। उस पर टोनी स्टार्क ने मास्क नहीं उतारा, उसने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। और शायद असली हीरोइज्म यही है, सच बोलने की हिम्मत। तो दोस्तों ये वीडियो बिलोंग करती है हमारी रोड टू डूम्सडे सीरीज को। अब इस सीरीज में अगली वीडियो होगी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में। अभी आप मुझे बताओ कि आपका मार्वल हीरोज की अपनी आइडेंटिटी को पब्लिक करने और डीसी हीरोज की अपनी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखने के बारे में क्या कहना है। आइए कमेंट्स में इसके बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।